फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आप लोग का ये जुलाई 2024 का ये पेपर है, पेपर सेकेंड साइंस के क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। आपको भी पता है कि जुलाई में आपके यानी जो 2024 में दो पेपर हुए थे, एक तो जुलाई में हुआ था, एक दिसंबर में हुआ था। तो दिसंबर वाला कंप्लीट हो चुका है, आज जुलाई वाला भी कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि कुछ क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। जो बाकी के क्वेश्चन है आज हम लोग कर लेंगे, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट ईयर वाले नेक्स्ट ईयर का जो पेपर है उसको देखेंगे। हम लोग का साइंस का चले, अगर आप साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना ही करना है। कोई भी सब्जेक्ट हो, सारे सब्जेक्ट का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी अगर पढ़ रहे हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं और फिर जो एनसीईआरटी के वेबसाइट पे जाएंगे तो उसका एग्जाम्पलर दिया है, अगर उसको कर ले रहे हैं तो बाकी आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जिसमें कि आप लोग का एनसीईआरटी थ्योरी की क्लास भी चल रही है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की भी क्लास चल रही है और एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी चल रहा है। तो साइंस के लिए आप इस चैनल से जुड़िए और साइंस में आप अच्छे नंबर ही लेके आएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि हम लोग ये बाकी क्वेश्चन नहीं देखने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं साइंस के क्वेश्चन। तो साइंस के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये तो आप लोग का मैथ का है, पहले सीडीपी होता है, फिर मैथ होता है, उसके बाद आप लोग का साइंस का होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं साइंस के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ये सारे हम लोग कर चुके हैं, तो आज हम लोग को करना है, यहाँ देखते हैं कहाँ से, हाँ यहाँ से हम लोग को करना है 81 से। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये क्या पूछा गया है। और इसको देखिए, मेरा ये कहना है कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसके इर्द गिर्द सारे चीज को रिवाइज कर लीजिए कि अगर वहां से क्वेश्चन बने तो न छोड़ के आए, और वही काम हम लोग इस क्लास में करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए कि यहाँ पे देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चॉइस द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से आपको चुनना है। फोटोसिंथेसिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन है, बिल्कुल सही कहा गया है। रिस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिस्पिरेशन है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे यानी रिएक्शन है, तो एक होता है एंडोथर्मिक और एक होता है एक्सोथर्मिक। एक होता है उष्मा शोषी, यहाँ पे हिंदी में देखिए, और एक होता है उष्मा छेपी। तो उष्मा शोषी जब कोई चीज उष्मा अंदर ग्रहण करती है, और तो उष्मा शोषी जैसे कोई चीज, जैसे कि आप किसी चीज को ले रहे हैं तो आप उसको शोषित अपने अंदर कर रहे हैं। जैसे कि आप क्या करते हैं, आज ठंडी का मौसम चल रहा है, आप आग तापते हैं तो उसकी उष्मा को आप अपने अंदर ले रहे हैं, तो वो उष्मा शोषी है। लेकिन गर्मियों के दिन में आपके शरीर की उष्मा बाहर निकलती है तो उसको उष्मा छेपी कहते हैं। अब इसी एग्जाम्पल से समझिए, अगर आपको पानी है, यहाँ पे आपको ठंडा पानी दे दिया गया है, इसको गर्म करना है, तब ये पानी क्या करेगा, क्या अपने अंदर से उष्मा देगा या बाहर से उष्मा लेगा? तो जब आप यहाँ पे आंच जलाएंगे तो ये उष्मा लेगा, तो ये पानी क्या हुआ, उष्मा शोषी हो गया, यानी ये क्या हुआ, उष्मा शोषी हुआ। लेकिन जब ऐसे ही ये पानी को यहाँ से उतार के आप यहाँ पे रख दिए, अब ये पानी धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, तो ठंडा कब होगा, जी अपने उष्मा को बाहर निकालेगा। तो वही कहा गया है, यहाँ पे समझिए। प्रकाश संश्लेषण यानी सूर्य से पौधे क्या करता है, प्रकाश को अवशोषित करता है, तो इसलिए ये क्या है, उष्मा शोषी है। लेकिन जब हम श्वसन करते हैं, तो जब श्वसन करेंगे, ऑक्सीजन अंदर लेंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा जो भी हमने खाया है, ग्लूकोज बना है, वो ग्लूकोज टूटेगा तो हमें क्या मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा। तो ये क्या हो गया, उष्मा छेपी। तो देखिए दोनों किसमें सही है, इसमें सही नहीं है, इसमें भी सही नहीं है, इसमें सही, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये, अगर आपको एसिड बेस के बारे में पढ़े हैं, ये आप लोग के क्लास 7th का चैप्टर है, तो भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑप्शन दे दिया गया है और पूछ लिया है कि अगर हल्दी को अम्ल में डालेंगे, क्षार में डालेंगे तो क्या परिवर्तन होगा, चाइनीज रोज को डालेंगे या फिर नेपथलीन को, मिथिल ऑरेंज को। तो अब ध्यान से इसको समझिए आप लोग। देखिए कभी आप चेक भी कर सकते हैं, हल्दी ले लीजिए, हल्दी को एक ग्लास में भर लीजिए और भरने के बाद उसमें हल्का सा साबुन या डिटर्जेंट पाउडर डालिए, उसका कलर रेड हो जाता है। अगर आप कभी देखेंगे तो अभी खाते समय अगर आपके कपड़े पे सब्जी गिर जाती है, तो जब उसको आप धुलते हैं सर्फ या साबुन से, तो वहाँ रेड हो जाता है। क्यों रेड हो जाता है, क्योंकि हल्दी क्षार के साथ रिएक्शन कर लेती है और रिएक्शन करने के बाद रेड कलर हो जाता है। तो और जब अम्ल में, तो अम्ल होता है जो एसिड होगा, एसिड में जो हल्दी
का कोई प्रभाव नहीं होता है, लेकिन क्षार में होता है। तो हल्दी कोई परिवर्तन नहीं कर रही है, बिल्कुल सही है। लेकिन अब ये क्षार में कैसा होगा, तो ये क्षार में लाल हो जाएगी। अब देखिए ये के जगह पे लाल कहाँ पे लिखा है, तो वहीं से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये पे देखिए लाल कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखिए रक्ताभ भूरा, यहाँ पे पीला है। पहले ऑप्शन को काटिए, पीला है ऑप्शन, दो ऑप्शन हमारे ऑप्शन से दो ऑप्शन हट चुका है। अब हमारे सामने दो ऑप्शन बचा हुआ है। अभी इस ऑप्शन में से आपको चुनना है। अब आपको इस ऑप्शन में एक तो यहाँ पे है, एक तो यहाँ पे है, दो हो सकता है। ठीक, यहाँ से हमें नहीं क्वेश्चन मिला। और फिर अब आगे देखते हैं। और फिर चाइना रोज गहरा गुलाबी होता है, लेकिन गहरा गुलाबी होता है अम्ल में, लेकिन यही जैसे ही क्षार में ये जाएगा, क्षार में जाते ही ये क्या हो जाता है, भूरा कलर। तो ये हुआ लाल, ये हुआ भूरा। अब देखिए किस में भूरा है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अभी ऑप्शन नहीं कटा। फिर हम देखते हैं फिनेप्थिलीन। फिनेप्थिलीन क्षार में तो गुलाबी होता है, लेकिन सी के जगह पे कैसा हो जाएगा, तो ये सी के जगह पे कैसा हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है, यानी ये हरा हो जाएगा, यानी हरा हो गया। तो अब देखिए हरा कहाँ है, यहाँ पे गुलाबी है, यहाँ पे हरा है। फिर अगला देखिए मेथिल ऑरेंज, इसमें गुलाबी हुआ है पर इसमें ऑरेंज नारंगी हो जाता है। तो सही ऑप्शन हमारे सामने कौन आ गया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है कि द कलर ऑफ फ्लेम डिपेंड ऑन, यानी जो ज्वाला का रंग होता है किस पे निर्भर करता है। तो नेचर ऑफ यहाँ कंबस्टिबल सब्सटेंस पे, ऑक्सीजन सप्लाई पे, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग पे। तो यहाँ पे जो है ज्वाला का रंग किस पे निर्भर करेगा, एक तो दाह पदार्थ की प्रकृति, जैसे लकड़ी है, कोयला है, कौन सा पदार्थ है उसके प्रकृति पे। ऑक्सीजन की आपूर्ति, आपको भी पता है कि अगर ऑक्सीजन नहीं है तो कोई भी ज्वाला यानी आग नहीं पकड़ेगा। आसपास के तापमान पे, तो ऐसा कोई तापमान पे भी थोड़ा सा असर पड़ता है, जैसे कि ठंडी के दिन में जो आग होता है थोड़ा धीमे चलता है, लेकिन गर्मियों के दिन में बहुत तेज हो जाता है। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन तो दिया नहीं, हमें दो ही ऑप्शन में से चुनना है। तो सबसे आवश्यक हमें ए और बी है। तो अब देखिए किस ऑप्शन में ए और बी है, तो सही ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है Which of the following factor are responsible for generation and following winds are the earth। यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक पृथ्वी पर पवनों के जनन एवं बहाव के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है, तो पृथ्वी के अनियमित परिवर्तनीय तापन, महासागरों के अनियमित परिवर्तनीय तापन, या पृथ्वी और सूर्य की बीच की दूरी, पृथ्वी का पर गुरुत्वाकर्षण बल। तो यहाँ पे पृथ्वी पर पवनों का जनन एवं बहाव पूछा है। तो यहाँ पे आपका सही कौन सा हो जाएगा पूछा गया है, तो एक तो पृथ्वी के अनियमित परिवर्तन का तापन हो जाएगा, और महासागरों की अनियमित परिवर्तन का तापन होगा, क्योंकि पवन यहीं से प्रभावित होगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी से कोई मतलब नहीं है, और ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से भी कोई मतलब नहीं है। तो ए और बी देखिए किस में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन 3 सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है तभी इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, अन्यथा ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा। और इतनी उम्मीद करती हूँ कि इतना तो आपको नॉलेज होगा ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ ए इज 13 एंड द एटॉमिक नंबर बी का 17 है। द केमिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्मेड फ्रॉम ए एंड बी कोल्ड बी। यहाँ से आपको फार्मूला बनाना है, तो ध्यान से नोट पेन लीजिए, और वहां पे क्योंकि मैं रफ करूंगी उसके बाद, क्योंकि थोड़ा सा जगह है रफ करना ही पड़ेगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं। पहले हम लोग एक का देखते हैं। जैसे एटॉमिक नंबर क्या दिया है, कोई एक पदार्थ है, ये 13 दिया है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करेंगे तो 2 8, तो 2 8 10 हुआ। हमारे पास कितना बच गया, 2 बच गया। ध्यान से इसको लिखिए अपने, आपके पास अगर कॉपी है तो जो आपके पास ए एलिमेंट है उसका 2 हो गया। अब यहाँ पे जो कोई वाई है, वाई यानी हमको इसको यही मान लेते हैं, ये है और ये बी है। बी का कितना है, 17 है। तो 2 8 10 और 7 17 हो गया। अब ये आपको पता है कि हर तत्व कहता है कि हमारे बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो हम शांत बैठेंगे। अगर 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक है तो या तो हम उसको किसी को देना चाहेंगे या हम किसी से खींचना चाहेंगे। तो अब आप बताइए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है,
6, तो ये तो अब ले नहीं सकता, लेकिन इसको कितने की आवश्यकता है? 1, तो ये लेगा और ये अपना देगा। तो ये कहा गया कि इसको कितने की आवश्यकता है? 6 की, इसको 1 की, तो इसका संयोजकता 1 हो गया। तो बी का आप संयोजकता लिखिए, संयोजकता कितना हो जाएगा? तो ये ए की संयोजकता 2 है और बी की संयोजकता आपसे पूछ लिया जाए तो 1 है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, मैंने रफ कर दिया, अगर आप पेन लिखे हैं तो देखिए। अब हमारे पास ये है, ये बी है, ए की संयोजकता 2 है और बी की संयोजकता कितनी है? 1 है। अब हमें इससे फार्मूला बनाना है। अब फार्मूला हम कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सॉरी 13, ए का 13 है ना, तो 2 हो जाएगा, उसके बाद 8, 10, 3 होगा ना। हाँ, वही से हम भी करें कि सारे ऑप्शन में 3 दिया है, कहाँ गलत हो रहा, तो इसका अब 3 हो गया। अब देखिए, अब फिर से इसको देखते हैं, ए का हुआ 3, बी का हुआ 1। अब हम इसे फार्मूला बनाना है, तो इस तरह से आपको गुणा कर देना है। तो ए के जगह पे 1 और बी के जगह पर 3, तो ये 1 का कोई मतलब नहीं है, तो ये हो जाएगा ए बी 3। अब ये देखिए किस ऑप्शन में दिया है, इसमें ए पर ही गलत है, यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन आपका 2 सही हो जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, उसके बाद देखना है कि उसकी संयोजकता कितनी है और उस संयोजकता को क्रॉस गुणा कर देना है। बस ये इतना ही कार्य आपको करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ताप के चालन के बारे में सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग कंडक्शन ऑफ हीट। तो चालन अगर आप समझे हैं, जैसे कि आवेग होता है, चालन होता है, संवहन होता है और एक विकिरण होता है। चालन ठोस में होता है, संवहन आपको संवहन के लिए द्रव हो या गैस हो जाता है, लेकिन विकिरण के लिए कोई पदार्थ, कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे चालन के बारे में पूछा है, सही नहीं है। तो द्रवों की तुलना में ठोस वस्तु में चालन तीव्र होता है। जैसे आपके घरेलू से ही समझिए, आप सब्जी बनाते हैं, सब्जी बनाते बनाते अगर सब्जी चला रहे हैं और जो कलछुल या पलटा होता है आप उसको उसी में छोड़ देते हैं और थोड़ी देर के बाद जब आप उसको पकड़ते हैं तो आपका जो उसका पकड़ने वाला हिस्सा होता है वो भी गर्म हो गया होता है। क्योंकि वो आग के संपर्क में भी नहीं था, क्योंकि वो चालन भी थी, धीरे धीरे कण टकराते गए गर्म हो गया। तो ये तो सही है। उष्मा के प्रवाह के लिए 2 वस्तुओं की एक दूसरे के संपर्क में होना चाहिए, बिल्कुल सही कहा गया है। क्योंकि अगर उष्मा का संपर्क है तो एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है। अगर ये गर्म है और ये ठंडी है तो इधर से उष्मा इधर जाएगी। अगला देखिए, अगला है यहाँ पे गैस में चालन नहीं होता। ये दोनों सही है, गैस में चालन नहीं होता है, होता है, लेकिन गैस में चालन एकदम बिल्कुल ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन ठोस और द्रव से कम होता है। लेकिन ये बिल्कुल कह दिया है नहीं होता है, तो यही आपका गलत है और गलत ही ऑप्शन आपका नॉट पूछा है, तो यही आपका सही हो जाएगा। सभी पदार्थ सामग्री उष्मा को स्वयं से समान प्रकार से प्रवाहित होने की अनुमति नहीं देती है, तो ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, एक वस्तु को जब द्रव ए में डाला जाता है तब वह द्रव के बाहर अपने आयतन का 4 सही 1/4 भाग को के साथ तैरती है। यानी ये कोई, देखिए यहाँ पे ये कोई एक बर्तन है, यानी इसमें जल है, 2 हम ले लेते हैं, ये भी है। जब हमने इसमें वस्तु को डाला तो 3 हिस्सा ऊपर है और 1 हिस्सा तैर रहा है, ठीक। और यहाँ पे 4 है, तो इसमें देख सकते हैं कि 1 हिस्सा तो नीचे, 4 में से 1 हिस्सा नीचे रह गया, लेकिन 3 हिस्सा तैर रहा है। तो वह कहा गया है कि बताइए कि इसमें से भाग के साथ तैरता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी द्रव ए का घनत्व द्रव बी के घनत्व से अधिक है, दोनों द्रव का घनत्व समान है, द्रव बी का घनत्व द्रव ए के घनत्व से अधिक है। उपरोक्त सूचना के आधार पर द्रव के घनत्व की तुलना कीजिए। अब यहाँ पे 2 बर्तन है, इसमें 1/4 ऊपर है, इसमें 3/4 है। अब ये जो द्रव भरा है, इस द्रव का घनत्व पूछा है कि कौन सा ज्यादा है या कम है। तो आपको यहाँ पे बताना होगा कि कौन सा यहाँ पे ज्यादा है या कम है। तो जो द्रव बी का घनत्व है द्रव ए के घनत्व से अधिक है, क्योंकि इसमें 3 हिस्सा ही नीचे है, 1 हिस्सा ऊपर है। इसमें 4 हिस्सा में से 3 हिस्सा ऊपर तैर रहा है और 1 हिस्सा ही नीचे है, तो घनत्व जिसका ज्यादा होगा उसमें वस्तु उतना
तेज नहीं डूबती है और जिसका घनत्व कम होता है उसमें वस्तु डूब जाती है। समुद्र ज्यादा नमकीन होता है तो उसका घनत्व बहुत ज्यादा होता है। तो बी का घनत्व ज्यादा है। अगर बी के द्रव का घनत्व ज्यादा है तो एक ही हिस्सा नीचे है, 3 हिस्सा तो ऊपर तैर रहा है। तो देखिए किस में है, तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, आपका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। और देखिए आपके सीटेट में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए। सुनीता शीत जल के बीकर में पोटेशियम धातु का एक टुकड़ा डाल देती है और अवलोकन को लिखती है। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन सही नहीं है? तो पोटेशियम जल के साथ प्रचंड रूप से अभिक्रिया करता है। उसके बाद यह उष्मा शोषी अभिक्रिया है, हाइड्रोजन गैस विकसित करता है और फट ध्वनि से सुनाई देता है। तो यहाँ पे पूछा है कि बताइए कौन सा इसके लिए सही है। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, आप देखिए ध्यान से सुनिए। पोटेशियम, तो यहाँ पे एक रिएक्टिव सीरीज होती है जो कि मैंने किसी क्लास में उसको कराया हुआ है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही कराया, क्योंकि कराया 2024 का जो दिसंबर वाला पेपर हुआ है उसमें भी वो रिएक्टिव सीरीज से एक क्वेश्चन पूछा गया है। उसमें हम बहुत डिटेल से उसको समझाए। लेकिन एक बार वहाँ पे देखिए, इसमें ये आप लोग का पोटेशियम है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक। उसके बाद ये ही नीचे ऐसे ही आ रहा है, ये भी नीचे ही वाला है, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। उसके बाद यहाँ पे आप लोग का आ जाएगा पारा, Hg। पारा के बाद आप लोग का आ जाएगा Ag, फिर Au, फिर प्लेटिनम। अब देखिए जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे वैसे वैसे ये अभिक्रियाशील घटता जाएगा। तो पोटेशियम और सोडियम जल के साथ प्रचंड अभिक्रिया करते हैं, बिल्कुल सही कहा गया है। यह उष्मा शोषी अभिक्रिया होते हैं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये प्रचंड अभिक्रिया करेंगे तो ये उष्मा क्षेपी होंगे, तो ये तो गलत है। अगला देखिए, हाइड्रोजन गैस विकसित करते हैं। तो हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी ये दिख रहे हैं आपको, हाइड्रोजन से ऊपर ये जितने तत्व दिख रहे हैं सब हाइड्रोजन को निष्कासित करेंगे, यानी प्रतिस्थापित करेंगे। फट ध्वनि सुनाई देता है। तो सारे सही है, लेकिन आपका गलत कौन सा है? दूसरा है, और यही आपका सही हो जाएगा क्योंकि यही पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, और यहाँ पे देखिए आप लोग का ये पेडागोजी से क्वेश्चन पूछा गया है। विज्ञान कक्षा में अपसारी प्रश्नों का उद्देश्य हो सकता है। तो एक होता है अपसारी और एक होता है अभिसारी। अभिसारी का मतलब कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए और वो क्वेश्चन किसी से भी पूछा जाए तो उसका जवाब एक ही हो। लेकिन अपसारी ऐसा होता है जिसमें कई सारे जवाब होते हैं, हम अलग अलग सोच सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आलोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित बढ़ावा देने का कार्य करता है। विद्यार्थी के बीच विभेदन करने का यानी उद्देश्य पूछा है, तो ये तो सही होगा। अब ये देखिए, इसमें ये नहीं है, एक ऑप्शन कटा। उसके बाद विद्यार्थी के बीच भेद करने का, उसके बाद संचरण संप्रेषण विकसित करने का, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान करने का और वैकल्पिक अवधारणाओं की पहचान करने का। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया वैज्ञानिक व्यक्ति निष्ठा को स्वीकार करने का। तो यफ नहीं होगा, यफ यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, वो भी है ए, जो कि यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये आप लोग का दर्पण से है। तो आप ध्यान दीजिए, देखिए जैसे समतल दर्पण है, समतल दर्पण में एक बार इसको समझ लीजिए। समतल दर्पण में ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, हो सके तो नोट भी कर लीजिएगा। समतल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है, पार्श्विक उल्टा बनता है। पार्श्विक उल्टा का मतलब कि आपका दायां हाथ बायां दिखेगा, बायां हाथ दायां दिखेगा, इतनी केस उसमें है। उस समतल दर्पण जितनी दूरी पे रहेंगे उतने दूरी पे भी आपका प्रतिबिंब भी दिखेगा, ये हो गया। उसके बाद आपका अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में हर तरह का प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। उसके बाद उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में हमें आभासी होगा, सीधा होगा और छोटा प्रतिबिंब होगा, और इसी से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो अवमुखी का मतलब यहाँ पे अवतल, उसके बाद उत्तल, समतल दिया है। तो देखिए, पहला आभासी है, ऊर्ध्व शीर्ष है, वस्तु के समान रूप यानी वस्तु के बराबर ही बना हुआ है। तो यहाँ पे वस्तु के बराबर बना है, तो यहाँ पे वस्तु के यहाँ से पकड़ से वस्तु के समान है, तो वो कैसा होगा? समतल होगा। अब देखिए समतल यानी समतल होगा, तो यहाँ पे ये अवतल दिया है, ये कट गया। फिर यहाँ पे ये अवमुखी दिया है, ये भी कट गया। अब दो ऑप्शन हमारे सामने बच गया। अब दूसरा बी देखते हैं। बी में वास्तविक और प्रतिलोमित और वस्तु के समान रूपी बना है। वास्तविक बना है,
और प्रतिलोमी बना है, लेकिन वस्तु के समान रूपी ही बना है। तो ये कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये किसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण में तो प्रतिबिंब आभासी बनता है। तो एक हमारे सामने ऑप्शन कौन सा बच रहा है? अवतल बच रहा है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं अवतल है, तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ अवमुखी है, तो अवमुखी नहीं होगा। उसके बाद वास्तविक एवं प्रतिलोमित बनता है, तो फिर यहाँ पे अवतली हो जाएगा। और उसके बाद आभासी और ऊर्ध्वशीर आकार में छोटा बनता है। अवमुखी का मतलब है उत्तल दर्पण, तो ये हो जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा सही है? 3 सही हो जाए। देखिए इतना भी आसान नहीं है कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो साइंस के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन हाँ एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हैं तो आप आसानी से इन सारे क्वेश्चन का जवाब दे लेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब मिलेंगे, क्योंकि ये चैप्टर अब यानी ये पेपर कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये दूसरा पेपर है, तो हम लोग का इसमें साइंस का पेपर कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट ईयर वाले क्वेश्चन पेपर का, जो साइंस का पार्ट होगा। और आप लोग का थ्योरी की क्लास चल रही है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चल रहा है, उसके बाद आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी चल ही रहा है। तो आप लोग सारी क्लास अच्छे से देखते रहिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताया कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, क्या आपको क्लास कैसा लगा। तो चलिए हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे।